सभी भारतवासियों को मेरा नमस्कार। और आज किताब घर के पिटारे में हम आपके लिए लेकर आए हैं राहुल सांस्कृत्यायन की पुस्तक वोल्गा से गंगा। साथियों, किताब घर के इस पिटारे में ये पांचवी पुस्तक है और ये पुस्तक अपने आप में ही एक बड़ी ही रोमांचकारी यात्रा का वर्णन करती है। साथियों, ये रूस की वोल्गा नदी से लेकर भारत की गंगा नदी तक मानवीय सभ्यता के इतिहास की और उस इतिहास के विकास क्रम की और आर्यों व आर्यों के बीच तथा आर्यों और अनार्यों के बीच जो संघर्ष है, उस संघर्ष का बड़ा ही विस्मयकारी, रोमांचकारी और वैज्ञानिक तरीके से विवेचन करती है। साथियों, किताब घर के पिटारे की ये पांचवी पुस्तक अपने आप में इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि अब तक की चार पुस्तकों के अलावा इस पुस्तक में एक अलग ही तरीके से भारतीय इतिहास और मानवीय सभ्यता के इतिहास को अभिव्यक्त किया गया है। सांस्कृत्यायन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त साम्यवादी चिंतक हैं और जिन्होंने न केवल भारत अपितु दुनिया भर में अपने चिंतन की छाप छोड़ी है। साथियों, इस पुस्तक में यूरेशिया की वोल्गा नदी से गंगा नदी तक मानव अपना आधिपत्य कैसे स्थापित करता है, इस आधिपत्यवाद का ऐतिहासिक यात्रा वृतांत किया गया है। जैसा आप चित्र में देख पा रहे हैं, ये रूस की वोल्गा नदी का चलचित्र है और जहाँ से आदि मानव अपनी शुरुआत करता है। साथियों, ये पुस्तक पिछले 6000 ईसा पूर्व से लेकर 1942 तक की मानवीय इतिहास की यात्रा है। ये वह क्षेत्र है जिसे यूरेशिया क्षेत्र कहा जाता है और ये वह नदी है जिसे वोल्गा नदी के नाम से जाना जाता है। साथियों, इसी वोल्गा नदी से राहुल सांस्कृत्यायन अपनी यात्रा शुरू करते हैं और इस वोल्गा नदी से मानव उद्गम की वो बात कहते हैं कि वह किस तरह सबसे पहले कबीलों में रहता है और वह कबीलाई समुदाय कैसे आगे बढ़ते 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 एक दिन भारत की गंगा नदी के तट पर पहुंच जाता है। निशा परिवार की यात्रा सुमीर परिवार तक आकर रुकती है, जो अपने आप में ही बड़ी आनंदकारी, विस्मयकारी, प्रश्न उत्पन्न करने वाली और संघर्ष की एक विचित्र कहानी है। तो आइए किताब घर की पांचवी पुस्तक वोल्गा से गंगा पर बातचीत करते हैं। निसंदेह ये पुस्तक आपके दिल और दिमाग में, जहन में एक अलग ही विचार उत्पन्न करेगी। साथियों, इस पुस्तक में 20 पात्रों के माध्यम से मानवीय इतिहास का रोचक विवेचन किया गया है। यूरेशिया क्षेत्र की नदी वोल्गा तट पर मानवीय सभ्यता के उद्भव, कबीलाई जीवन और वहां से भारत की गंगा नदी तक पहुंचने की एक यात्रा है। ये पिछले 6000 सालों से 1942 यानी कि हम कह सकते हैं लगभग 8000 वर्षों का एक सुनहरा सफ़रनामा है। वोल्गा में निशा परिवार से मानव कबीलाई की बात की गई है और जो गंगा की युवा सुमेर तक आकर रोमांचकारी यात्रा रुक जाती है। साथियों, इन तस्वीरों के माध्यम से आप इस पुस्तक की व्यापकता को और सृजनशीलता को समझ सकते हैं। पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं कि वह एक निशा परिवार की बात कही गई है। एक मातृ प्रधान परिवार है और वो शिकार के माध्यम से अपना जीवन यापन करता है। दूसरी तस्वीर में भालू और भालू के बच्चे हैं, जिनका कुछ ही समय में निशा के परिवारजन उसका शिकार कर लेते हैं और वो उस शिकार को लेकर घर की ओर रवाना होते हैं। परंतु साथियों, रास्ते में भेड़ियों का एक झुंड मिलता है। भेड़ियों के झुंड में और निशा परिवारजनों में आपस में भिड़ंत होती है और इस भिड़ंत में निशा परिवार के 3 लोग मारे जाते हैं। इसके बावजूद बचे हुए लोग शिकार को लेकर गुफा पहुंचते हैं और जहां गुफा में बैठे शेष लोग इंतजार कर रहे होते हैं भोजन का और आग पर भूनकर उस कच्चे मांस को खा जाते हैं। उस समय का जो जीवन व्यवस्था थी, उन व्यवस्थाओं को बताया गया है किस तरह से मानव निवस्त्र और बिना बंधनों के स्वतंत्र हुआ करता था। आगे का चलचित्र उस समय की सोमरस व्यवस्था, मांस व्यवस्था और आनंद व्यवस्था को बताता है और उसके आगे का चित्र निशा और लेखा के बीच संघर्ष से
और एक परिवार के बीच जो आपस में संघर्ष होता है, यही संघर्ष मानवीय दुनिया का संघर्ष है। राहुल सांसकर्तायन कहते हैं कि इस समय हिंद, ईरान और यूरोपियन कबीलाई जातियां वोल्गा नदी के ऊपरी तट पर निवास करता था। लंबे बर्फीले दिनों के बाद आज सूरज खिला है, सूरज की धूप खिली है और इस खिली हुई धूप का वे पूरा आनंद लेना चाहते हैं। विशेष रूप से उन्हें अपने भोजन संग्रहण के लिए बाहर निकलने का अवसर मिला है। साथियों, इसलिए निशा का परिवार जो एक मातृ प्रधान परिवार है, जहां माँ की पहचान होती है, पिता की पहचान नहीं होती है, विवाह नाम की कोई संस्था नहीं होती है, स्थायित्व नहीं होता है, वे जिन्हें हम कह सकते हैं कि पार्श्विक जीवन व्यतीत करते हैं, परंतु बहुत ही उन्मुक्त, स्वतंत्र और स्वच्छंद जीवन होता है। वे मौत के मुंह से रोज शिकार करते हैं, शिकार का संग्रहण करते हैं और इस बार उन्हें शिकार में मिले हैं केवल 3 भालू और 1 भेड़िया। इसलिए वो चिंतित हैं कि पूरी सर्दियों का समय इन शिकारों से कैसे काटा जाएगा और वो आगे शिकार करने के बारे में सोच रहे होते हैं। निशा इस परिवार की सबसे वृद्ध और बुजुर्ग महिला, वृद्ध और जो परिवार की मुखिया मात्र होती है। इस समय परिवार जो था मात्र प्रधान परिवार था, जो आज भी हम दुनिया के अनेक स्थानों पर और भारत के उत्तर पूर्व में, विशेष रूप से मेघालय जैसे राज्यों में देख सकते हैं। जहां पिता की पहचान नहीं हुआ करती थी, महिला का पुरुषों पर अधिकार था कि वह कितने ही पुरुषों से संपर्क रखे और किसके साथ रहे नहीं रहे, वे एक स्वतंत्र विचरण करने वाली काले जीव की तरह कार्य करती थी। उस समय जानवर व मानव आपस में पारस्परिक एक दूसरे का शिकार होते थे। जैसा मैंने कहा कि कुछ भेड़ियों ने निशा जन के परिवारों का भी शिकार कर लिया। और ज़्यादा आप इन निशा और लेखा में जो संघर्ष होता है मुखिया बनने के लिए, उसमें लेखा की मृत्यु हो जाती है और वो वोल्गा नदी में बहकर चली जाती है। साथियों, और ज़्यादा साफ तस्वीरों में आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर एक गुफा और निशा के परिवार को बताती है, दूसरा भालू और उनका होने वाला शिकार, तीसरी तस्वीर ये बताती है कि किस तरह से भेड़ियों के झुंड और उनमें शिकार संघर्ष होता है और निशा जन की एक महिला और 2 पुरुषों को भेड़िए खा जाते हैं। बचे हुए अन्य शिकार को वो अपने घर पर लेकर आते हैं। गुफा में आग जलाकर निशा परिवारजन अपना जीवन यापन करता है। पीछे बर्फीले क्षेत्र और पेड़ हमें दिखाई दे रहे हैं। शाम के समय सुरा सुंदरी के साथ जो नृत्यांगना है वो है और अंतिम दृश्य सुरा लेखा और निशा के संघर्ष की को बयान करता है। तो ये था साथियों पहला पात्र। निशा परिवार जो 6000 ईसा पूर्व वोल्गा नदी के तट पर रहा करता था, उसको राहुल सांसकर्तायन ने पहला पात्र माना है। उनकी पुस्तक वोल्गा से गंगा का दूसरा जो पात्र है वो दिवा और सुर की प्रेम कथा है और ये कथा लगभग 3500 ईसा पूर्व की कथा है। इस समय वोल्गा तट से वो थोड़े आगे खिसक आते हैं। वोल्गा तट का मध्य भाग है। जो जाति कबीला है उसे स्लाव जाति कबीला कहा जाता है। दिवा और जो सुर हैं वो बचपन के साथी थे और एक दूसरे को जानते थे, लेकिन उस समय का जो परिवार था वह स्वतंत्र और मातृ प्रधान था, जैसा पहले भी बताया गया है। दिवा केवल सुर के साथ आनंद लेना चाहती है, परंतु यहाँ दिवा पूर्णतः स्वतंत्र है कि वह किस तरुण के साथ रहना चाहती है और किस तरुण के साथ अपनी जवानी तरुणाई का आनंद लेना चाहती है। लेकिन आज दिवा ने ये तय किया है कि वह नदी के किनारे सुर के साथ अपने जीवन का आनंद लेगी और संभोग करेगी तथा आलिंगन करेगी। शिकार, आग, आनंद, मनोरंजन, मधु, सोमरस और आलिंगन, ये है 3500 ईसा पूर्व एकमात्र जीवन का ध्येय था। परिवार का कुनबा बढ़ता गया और बढ़ते जाने के बाद कबीलों में संघर्ष होने लगा और इसी संघर्ष के परिणाम स्वरूप फैमिली माइग्रेट होने लगी। तो ऊपरी जो वोल्गा तट था उससे मध्य से वो उत्तर और आगे की ओर खिसकते जाते हैं। यही मानव स्वभाव है कि वह एक जगह बंधकर नहीं रहता, अपितु भ्रमण करता रहता है। आर्यजन की श्वेत जाति जो अब वोल्गा नदी क्षेत्र को छोड़कर दूसरी ओर प्रवास कर गई, इसे हिंदी में सतवंश के नाम से जाना जाता है। साथियों, ये वो तस्वीरें हैं जहाँ सुरा और दिवा अपने प्रेम में मदमस्त हैं और दूसरे तरुण और तरुणाई भी इसी प्रेम में मदमस्त हैं।
वे सामूहिक शिकार करते हैं और अपना भोजन यापन करते हैं। शाम के समय वे नृत्य करते हैं, सुरापान करते हैं। यही उनकी जीवन का सबसे बड़ा मनोरंजन है। और इसके बाद पारिवारिक संघर्ष के चलते वो वोल्गा नदी के क्षेत्र से आगे की ओर खिसकते जाते हैं। साथियों, जो वोल्गा से गंगा पुस्तक है, उस पुस्तक यानी वोल्गा नदी से गंगा नदी तक, उस पुस्तक का तीसरा जो पात्र बनाया गया है वो पात्र है लगभग 3000 ईसा पूर्व की 500 साल बाद की बात की गई है और अमृताश्व को इसका पात्र बनाया गया है। इस समय मध्य एशिया, पामीर के क्षेत्र और हिंद ईरानी जाति कबीला इसे कहा गया है। रिजास्व जो पिता हैं, उनका बेटा अमृतास्व और सोमा, अमृतास्व और सोमा के बीच की माधुर्यपूर्ण वार्तालाप का जिक्र इस अध्याय में किया गया है। तीसरे अध्याय में घोड़े के मांस को खाने का, भांग पीने का, मधु या सूरा पीने का और अग्नि देव की कृपा से घोड़े पालन या अश्व पालन का जिक्र किया गया है। इस समय अमृतास्व और उसका परिवारजन बछड़े का मांस खाता है, भोज करते हैं, सूरा पीते हैं और सोमा और रिजास्व और उसके बाद सोमा और अमृतास्व मदहोशी के कार्य करते हैं। पशुओं के साथ ही कन्याओं की लूटपाट भी शुरू हो चुकी है। एक दूसरे स्थान पर जो कबीलाई क्षेत्र हैं वो हस्तक्षेप करने लगे हैं। अमृतास्व मधुरा का स्वाभाविक मिलन होता है। मधुरा दूसरे कबीले की महिला है जो भूल से उधर आ जाती है और उसके बाद अमृतास्व उसको लेकर उसके परिवार के पास जाता है और उसके परिवार में माता पिता जो सब कुछ नष्ट हो चुका है वो मधुरा को प्रेम पूर्वक अमृतास्व के साथ भेज देते हैं, जिसको हम कह सकते हैं एक छोटा सा विवाह का संकेत मिलता है। परंतु विवाह यहाँ एक संस्था का स्थान नहीं ले पाया है। कुरुजन, कुरु और पुरुजन इनको कहा गया है। कुरुजन में पुरुष प्रधानता आरंभ होने लगी, पशुपालन धीरे धीरे बढ़ने लगा, खेती की जाने लगी और कपड़े भी पहने जाने लगे। इसके बाद कुरु और पुरु क्षेत्र में संघर्ष शुरू हो गया, जिसमें कुरु की विजय हुई और वहां पर सहपत्नी प्रथा यानी कि एक महिला के साथ शादी की जाएगी, ये प्रथा आर्यों में आरंभ हो गई। साथियों, इस चलचित्र में आप देख सकते हैं कि पामीर का वह क्षेत्र और जहां वोल्गा नदी से खिसक कर आगे की ओर आ गए हैं और ईरानी क्षेत्र के पास ये वह बर्फीला क्षेत्र है जहां पर वो सुदूर आदिवासी या आर्य अपना मूल निवास स्थान जिसको कहते हैं अश्व पालन उन्होंने धीरे धीरे बड़ी संख्या में प्रारंभ कर दिया है, जो उनके भोजन का मुख्य व्यवसाय है। अब उन्हें ज़्यादा शिकार करने की आवश्यकता नहीं होती है। धीरे धीरे पुरुजन और कुरुजन में संघर्ष शुरू हो जाता है और इस संघर्ष के परिणाम स्वरूप कबीले एक दूसरे स्थान पर माइग्रेट होने लगते हैं। साथियों, चौथा पात्र जो वोल्गा से गंगा नदी तक बनाया गया है वह चौथा पात्र और जिसका काल है वह 2500 ईसा पूर्व है और उसे पुरुहुत के नाम से जाना जाता है। एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। हिंद ईरानी जाति कबीला इसको कहा जाता है और ये कबीला ताजिकिस्तान के क्षेत्र तक पहुंच चुका है। आर्य कबीला अब भेड़, बकरियों, घोड़े व कुत्तों के पालन का कार्य भी शुरू कर देता है। इस क्षेत्र में मातृपुत्र पौरव या पुरुहूत व रोचना के बीच मधुर वार्तालाप और एक दूसरे के पहचान का जिक्र किया गया है। पौरव का वाक्य है कि मनुष्य एक जगह बंद कर रखने के लिए पैदा नहीं किया गया है, अर्थात जो माइग्रेशन है पशुओं को लेकर जो आज भी है, ऐसा नहीं है कि जैसा वोल्गा से गंगा तक बताया गया है, उसके बहुत से लक्षण हमें अभी भी भारतीय समुदायों में और विश्व के समुदायों में देखने को मिलते हैं। साथियों, चरवाहे के रूप में जीवन यापन करने वाला पुरु कुछ अस्थायी आवास परंतु निम्न क्षेत्र में स्थायी आवास भी कहीं कहीं देखने को मिलते हैं। ऊपरी माद्री क्षेत्र जो मध्य भूमि का क्षेत्र है, बर्फीला क्षेत्र है, उसकी बात कही गई है। ऊपरी जो क्षेत्र है उसकी तुलना में नीचे के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर धातु के औजार, ऊँट, कपड़े, खेती और पशुपालन ज़्यादा होता है, इसलिए वह क्षेत्र समृद्ध है। व्यापारिक अन्याय के कारण दोनों के बीच संघर्ष है। व्यापारिक अन्याय का मतलब है ऊपरी माद्री क्षेत्र तजाकिस्तान और नीचे के क्षेत्रों के बीच जो व्यापार होता है उसमें नीचे के लोग बड़ी कीमत पर वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान करते हैं
पुरोहित को प्रथम इंद्र की उपाधि दी गई, उसने कबीला में मुखिया का स्थान प्राप्त कर लिया। तो इस तरह इंद्र जिसे कहा जाता है, जिसको किंग ऑफ गॉड कहा जाता है, आर्यों ने उसको अस्तित्व में लेकर आए और इंद्र की टाइटल थी, इंद्र वाज द टाइटल, इंद्र वाज नॉट ए गॉड और किंग ऑफ गॉड। इंद्र की उपाधि दी गई। उसने कुछ निचले दासों की मदद से, दास अवस्था उस समय भी प्रारंभ हो गई थी। जैसा कार्ल मार्क्स ने कहा है कि आदिम साम्यवाद की आगे की जो अवस्था, उसमें स्वामी और दास शुरू हो गई थी। जब जमीन को घेर लिया गया, पशुपालन शुरू हो गया, वहीं से दासता भी शुरू हो गई। उसने कुछ निचले दासों की मदद से लोहे के औजार भी बनाने शुरू कर दी, तलवार, धनुष, कटार, रक्षा कवच तैयार करवाए, सेना की भी तैयारी करने लगा और अंततः निचले भाग पर मौका पाकर टूट पड़ा, जो अन्याय था। और पुरोहित को पता चला कि नीचे के लोग, जिन्हें वह दास कहता है, वो उन्हें असभ्य, बर्बर और मूर्ख मानते हैं। भाषा भी उसने सीखी। इसी का परिणाम था कि अंततः निचले माद्री क्षेत्र और ऊपरी माद्री क्षेत्र के लोगों के बीच संघर्ष हुआ। संघर्ष स्वाभाविक है, जैसे जंगल में जानवरों के बीच, वैसे इंसानों के बीच। इस भयंकर युद्ध में इंद्र ने लगभग 2500 ईसा पूर्व की बात है, कुरु भूमि को जीत लिया, स्त्रियों को अपनी स्त्रियों में मिला लिया, जिसको वर्ण संकर या मिश्रण कहा जाता है। या जब आज हम बात करते हैं आर्य और अनार्य में डीएनए की बात करते हैं, जो राखी कड्डी में मिला है, तो 5000 साल पूर्व के जो लोग हैं उनका डीएनए और विदेशियों का डीएनए एक है। परंतु आज भारत में रक्त की शुद्धता नहीं रही है, केवल जाति अभिमान को बरकरार रखा गया है। अब कोई विदेशी तत्व भारतीयों में नहीं पाया जाता, किसी भी भारतीय में। परंतु फिर भी अलगाव, एलिनेशन की और सुपरमेसी की, सोशल ऑर्डर की जो व्यवस्था कास्ट सिस्टम के माध्यम से बनाई रखी गई है, वह इस बात का स्पष्ट प्रतीक है कि इतिहास कुछ ऐसा ही रहा है। स्त्रियों को अपनी स्त्रियों में मिला लिया गया, बहुतों को दास बना लिया गया। कुछ पश्चिम में भाग गए, जिन्हें पर्शियन कहलाए, जो ईरानियों की तरफ चले गए। ईरानियों के लिए इंद्र वहाँ शत्रु बन गया। इसी यह आर्य जनों की कहानी है। अनार्यों का अभी तक यहाँ इनसे टकराट नहीं हुई, आपसी संघर्ष है आर्यों का। ये वे क्षेत्र है जिसे हम 2500 ईसा पूर्व का इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं, जहाँ भेड़ पालन आर्यों ने बड़े स्तर पर किया है। आज भी भेड़ पालन वहाँ होता है। और यहाँ पर एक छोटे बालक की जो कहानी है वो भी हमें देखने को मिलती है, और किस तरह से वह आगे बढ़ेगा इसका जिक्र किया गया है। साथियों, ये जो पुरोहित है 2500 ईसा पूर्व, जिसकी कहानी शुरू होती है और वह आगे निचले क्षेत्रों में बढ़ता जाता है। चित्रों के माध्यम से भी आप इसे समझते रहें कि किस तरह वोल्गा से गंगा तक की यात्रा को बहुत ही रोमांचकारी स्वरूप दिया गया है। 5वां अध्याय है पुरुधान, सुमेध और उषा के बीच वार्तालाप। ये 2000 ईसा पूर्व के आसपास की बात है। ऊपरी स्वात क्षेत्र, जिसे हिंदी आर्य समुदाय, जाति, कबीला कहते हैं, पुरु और सुमेध के बीच दक्षिणी लोगों में उनकी संस्कृति के बारे में विस्तार से बातचीत होती है, और वो दक्षिणी लोग यानी कि अब अनार्यों के बारे में बातचीत कर रहे हैं। आर्य और अनार्य संघर्ष नज़दीक आ चुका है। अनार्यों का रंग काला है, उनकी नाक भी चपटी है, वो बोने शरीर के हैं, और जो अनार्यों में गरीब लोग हैं वो बड़े स्तर पर दास होते हैं। यानी कि गरीबी के आधार पर, निर्धनता के आदि या अमीरी गरीबी और आर्थिक जो अंतराल था, उस अंतराल को भी उनकी बातचीत में अभिव्यक्त किया गया। पुरु और सुमेध दोनों ही आर्य जनजाति के कबीले हैं, और वो अनार्य जनजाति के कबीले जो और नीचे दक्षिण दिशा में रहते हैं, उनके बारे में बातचीत कर रहे हैं। दोनों का इंद्र को धन्यवाद दिया जाता है। अग्निपूर्ण हिंसक यज्ञ में भाग लेने की बात कही जाती है। आर्य सभ्यता की बात है। मंत्र और स्तुति की बात कही गई। इंद्र को प्रिय घोड़े की बलि की बात कर रहे थे कि इंद्रोत्सव मनाया जाएगा और इंद्रोत्सव में घोड़े की बलि दी जाएगी। यहाँ आर्य महिलाएं स्वच्छंद होती हैं, वो किसी के भी साथ भी प्रेम, विवाह, प्रणय, आमोद प्रमोद और संभोग कर सकती हैं। महिला और पुरुष एक दिन रात के लिए पूरी तरह स्वतंत्र होते हैं। उषा और पुरु भी आमोद प्रमोद करते हैं। उषा सुमेध की पत्नी है, लेकिन इस दिन वह पुरु के साथ संबंध बनाकर रखती है। मांस, मदिरा और मदहोशी पुरुधान, सुमेध और उषा या आर्यों की मुख्य विशेषता है। स्वात व कुबा या काबुल नदी, आज भी ये नदी है। स्वात नदी और काबुल नदी का जो संगम है, उस संगम पर बसा हुआ है एक नगर, जिसको असुर नगर कहते हैं। ये आर्य उसे न केवल असुर नगर कहते हैं, अपितु उसे पुष्कलावती के नाम से भी पुकारते हैं। साथियों, ये आर्यों और अनार्यों के बीच होने वाला पहला संघर्ष है, जो अफगानिस्तान में बहने वाली काबुल नदी और स्वात नदी के मिलन क्षेत्र पर बसे हुए पुष्कलावती अनार्यों की सबसे सुंदर और महत्वपूर्ण
जो नगरी है उस नगरी के ऊपर आक्रमण होने वाला है। ये 2000 ईसा पूर्व की बात है। सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको हम 2350 से 1750 ईसा पूर्व का काल उसका माना जाता है, ये उस सिंध नदी की उस पार की बात है। बस अब सिंधु कुछ ही दूर है आर्यों से। इस वोल्गा से गंगा तक का जो पांचवा पात्र है पुरुधान सुमेध उरुसा के बारे में हमने बात की, उसी को और आगे बढ़ाते हुए इस समय जो अनारी हैं वहाँ पशु और धान्य से परिपूर्ण क्षेत्र है। जो पुष्कलावती नगरी है उस नगरी के बारे में बात करें। यहाँ के लोग बड़े ही सुखी और संपन्न हैं। वो व्यापारिक रूप से समृद्ध भी थे। सुमेध और पुरुधान बात कर रहे हैं। नगर बहुत ही सुंदर था। पक्की ईंटों से बने हुए मकान थे। सिंचाई की व्यवस्था थी, पेयजल की व्यवस्था थी, बड़े बड़े स्नानागार थे, सड़क थे। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के विकसित स्वरूप को वो बता रहे हैं। पहाड़ी जातियां, जिनमें कुरु पहाड़ी जनजाति, कुरु पांजाल, कांधार, मद्र, मल्ल, सीवी, उसी नरी अनेक जनजातियां थी जिनके साथ पुष्कलावती के अनार्यों का निरंतर व्यापार होता था। मंगलपुर के पीलो बाले वाले आर्य, नीली आंखों वाले आर्य, घुड़सवारों को पुष्कलावती के लोग जंगली, असभ्य, पशु मानव मानते थे। राजा सिंधु नदी के किसी तटीय नगर में रहता था। साथियों, ये वह अवसर है जब अनार्यों और आर्यों के बीच भिड़ंत होने वाली है। अनार्य निसंदेह भौतिक क्षेत्र में आर्यों से बहुत ज़्यादा आगे थे, विकसित थे, और वो आर्यों को मूर्ख और असभ्य मानते थे, पशु मानते थे। परंतु आर्य इस बात को स्वीकार नहीं करते थे। वो अपने आप को उच्च मानते थे। आर्यों और अनार्यों के बीच जो सबसे बड़ा संघर्ष था वह उच्चता का संघर्ष था। आर्य अपने आप को उच्च साबित करना चाह रहे थे और अनार्य अपने आप को उच्च मानते थे। पुरुधान ने जब थोड़ी बहुत भाषा सीखी तो उसे मालूम हुआ, और इसी के कारण वह उनका अनार्यों का शत्रु बन गया, जो आगे युद्ध का रूप ले लिया। इस पहले आर्य अनार्य संग्राम में पुरुधान के द्वारा पुष्कलावती को तलवार, घोड़े व अग्नि के हवाले तहस नहस कर दिया। यही तलवार, घोड़े और अग्नि सिंधु घाटी सभ्यता की प्राकृतिक कारणों के अलावा कृत्रिम कारणों में मुख्य थी। साथियों, ये वह क्षेत्र है जिसकी हम बात कर रहे हैं, और ये पूरा का पूरा वह क्षेत्र हम देख सकते हैं जहाँ पामीर और हिंदुकुश पर्वतमाला का क्षेत्र है, जहाँ पर ये हिंदुकुश है, ये काबुल नदी है, स्वात नदी और काबुल नदी के क्षेत्र पर बसी हुई पुष्कलावती नगरी है जिस पर आक्रमण किया जाएगा। ये पुष्कलावती नगरी यहाँ पर, और ये तक्षशिला है, और ये केकई प्रदेश है। यानी कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के क्षेत्र तक ये पहुँच चुके हैं। और अब आज के वर्तमान अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की बात करें, जो उस समय भारत का क्षेत्र हम मान सकते हैं। तो ये 2000 ईसा पूर्व का संघर्ष था। उसके बाद जो वोल्गा से गंगा नदी तक जिक्र किया गया है, उसको अगर हम देखते हैं तो यहाँ नदी के रूप में भी ये काबुल नदी है, जिसे कुबा के नाम से प्राचीन समय में जाना जाता था, और ये स्वात नदी है। और इनका जो मिलन स्थल है यहाँ पर, जिसको हम कह सकते हैं कि पुष्कलावती नगरी या अनार्यों की नगरी कहा जाता है, इसके ठीक आगे आपकी ये नदी बह रही है जिसको इंडस सिंधु नदी के नाम से जाना जाता है। सिंध नदी के पास आ गए हैं। ये यहाँ आपकी सोहन, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, ये नदियाँ हैं। इस्लामाबाद है, श्रीनगर है, ये कुनहर है, झेलम है। ये तमाम तरह के क्षेत्र भारत के हैं, जिसको स्पष्ट रूप से 5वें अध्याय में दर्शाया गया है। पुरुधान ये 2000 ईसा पूर्व का पात्र था। वोल्गा से गंगा नदी का 6वां पात्र है अंगीरा, जो 1800 ईसा पूर्व की बात है। अंगीरा इस समय अफगानिस्तान, जो वर्तमान पाकिस्तान में स्थित तक्षशिला, गांधार, हिंदी आर्य जाति कबीला है। पाल, मद्र और वरुण के बीच अनार्य नगर विनाश की वार्ता की गई। किस तरह से सिंधु के उस पार बसे हुए उसके आसपास के क्षेत्र में पुष्कलावती नगरी को नष्ट किया गया। वीर अनार्य संबर की वीरता का चित्रण किया गया। अनार्य राजा था संबर। लिंग पूजा के साक्ष्यों पर उन्होंने बातचीत की, आर्यों ने, कि अनार्य किस तरह से लिंग पूजा करते हैं। नगरी सभ्यता उत्कृष्टता का एक नमूना था। सिंधु घाटी सभ्यता भाषा, लिपि और चिन्ह, संकेतों, मूर्तिकला, चित्रकला, खेती पद्धति, श्रम विभाजन काबिल तारीफ की बात कही गई। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात की जा रही है और उसकी उत्कृष्टता के बारे में वो आपस में बातचीत कर रहे हैं। तक्षशिला में इस समय अंगिरा नाम का एक आर्य शिक्षक हुआ करता था, और वह आर्य कुल की मौखिक लिखित व्यवस्था उस समय शुरू नहीं हुई थी, केवल मौखिक था, और जब पीढ़ी से पीढ़ी दर ये शिक्षा दी जाती थी। ऐसा एक आर्य था जिसे अंगिरा ऋषि के नाम से जाना जाता है, और जो मौखिक शिक्षा प्रदान करके अनार्यों से आर्यों को दूर रहने की बात कहता था। शुद्धता के लिए वर्ण संकर या जाति मिश्रण से बचने की वह सलाह देता था।
आर्य और अनार्य के बीच अनवरत संघर्ष। हालांकि उसका ये शुद्धिकरण नहीं रहा, क्योंकि अनार्य महिलाओं से आर्यों ने संबंध स्थापित किए, आर्य महिलाओं से अनार्यों ने संबंध स्थापित किए, और इस संबंध की श्रृंखला में रक्त की शुद्धता जाती रही और वर्ण संकर हो गया, मिश्रण हो गया। और जिसे आज हम डीएनए की टेस्ट करें तो सेम होगा, परंतु 5000 सालों पहले ये दूसरा है, आज से 5000 साल पहले। और लेकिन इस शुद्धता को हम देख सकते हैं अभी भी। अगर राष्ट्रपति भी किसी, हाल ही में दक्षिण भारत के जो पूर्व राष्ट्रपति भी मंदिर की यात्रा की, शुद्धिकरण किया गया, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, या अभी और भी जो आप देखोगे, तो शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया है वह अभी भी भारतीय ब्राह्मणों में है, जो निसंदेह आर्य शुद्धता के उस प्राचीन विरासत को स्थापित करने की या सत्य की कसौटी पर कसने की एक परंपरा है, जिससे हम ये देख सकते हैं कि वह परंपरा अभी भी इतने 5000 सालों के बाद भी उनमें जिंदा है, जिसे शुद्धता की परंपरा या शुद्धिकरण की परंपरा कहते हैं। आर्य व अनार्य के बीच अनवरत संघर्ष हुआ। सिंधु की पूर्व की भूमि पर हमला किया गया। वीतस्ता या झेलम नदी, रावी और इरावती तक आर्यजन का आधिपत्य स्थापित हुआ। वोल्गा से गंगा, आर्यजनों के आधिपत्य की कहानी है कि किस तरह से वोल्गा नदी से शुरू होने वाले आर्यों ने आर्यों से संघर्ष किया, और फिर अनार्यों से संघर्ष करते हुए मिश्रण के माध्यम से, दासों के सहयोग के माध्यम से वो धीरे धीरे गंगा नदी तट तक पहुंच गए और उत्तर भारत में अपना कब्जा स्थापित कर लिया। साथियों, ये वे क्षेत्र आप देख सकते हैं जहाँ तक्षशिला, ये तक्षशिला है, पुष्कलावती नगरी है जिसको नष्ट किया गया है। ये वह क्षेत्र है गांधार प्रदेश, जहाँ पर आर्यों का कब्जा हो चुका है, माद्रियों का कब्जा हो चुका है। ये ऋषि अंगिरा है जो शुद्धिकरण की शिक्षा दे रहे हैं, और ये वो आर्यजन हैं जिन्होंने तलवार, भाले, आग और घोड़े के दम पर इंडस वैली सिविलाइजेशन को तहस नहस करने का कार्य किया है, कुछ प्राकृतिक आपदाओं से, और उसके बाद जो थोड़ा बहुत शेष था उसको आर्यजनों ने समाप्त कर दिया। इस तरह से इस पुस्तक के 6 अध्याय समाप्त होते हैं, और 7वां अध्याय जो 1500 ईसा पूर्व की बात की गई, वैदिक सभ्यता की, हम इसे कह सकते हैं सुदास, कुरु और पांचाल प्रदेश की बात कही गई है। पश्चिमी युक्त प्रांत है, वैदिक आर्य हैं, ये इंडस नदी के इस पार आ चुके हैं और यहाँ पर वैदिक आर्य इनको कहा गया है। पांचाल, इस समय जनपदों की बात कही गई, पांचाल जनपद से आए प्यासे तरुण पथिक सुदास हैं, और वह माद्री अपाला का से वार्तालाप करते हैं, खेतों में उन्हें काम मिलता है, चिनाब नदी में वो स्नान करते हैं, माँ व अपाला के बीच एक का चयन करना पड़ता है। ये उनकी प्रेम कथा है सुदास और अपाला की, जिसमें सुदास अपाला को नहीं पा सका अंततः, और इसके लिए उसका दोस्त था सबसे बड़ा, और वह था उनकी ब्राह्मण आर्य और उच्च कुल का होना। पांचाल नरेश देवादोष की प्रशंसा में वशिष्ठ, विश्वामित्र और भारद्वाज ने मिथ्या मंत्र ऋग्वेद यानी इसी समय वेदों की रचना की गई, और ये वेद मौखिक रूप में जोड़े गए हैं जिनमें अलग से अलग मंत्र और स्तुतियाँ की गई। सफ़ेद दाढ़ी वालों ने इंद्र, सोम, अग्नि, वरुण के नाम से लोगों को पागल बनाने के कृत्य का सुदास को राजपाट संभालने पर एहसास हुआ। सुदास ने पुरोहितों, ऋषियों द्वारा अपनी तरुणियों को सुदास के पास भेजना और अपाला को प्राप्त न कर पाने का गम रहा, इसलिए सुदास ने बहुत सी बातें लिखी और कही। यह वह क्षेत्र है जहाँ से भारत की तरफ आर्य बढ़ चुके हैं, और 1500 ईस्वी के आसपास उन्होंने यहाँ पर कब्जा कर लिया है, और अब वो मौखिक रूप से ऐसी शिक्षा शुरू कर रहे हैं जो आने वाली पीढ़ियों या आने वाली निरंतर पीढ़ियों, आगामी पीढ़ियों के लिए जी जुगाड़ हो जाए। ये किसानी और खेत खलिहानों की जिक्र किया गया है। ये वह क्षेत्र है जिसको झेलम, चेनाब, सतलज, व्यास और इंडस वैली सिविलाइजेशन का मुख्य भाग कहा जाता है। साथियों, इस वोल्गा से गंगा नदी तक के क्षेत्र का जो नेक्स्ट 8वां पात्र है वह है प्रवाहन और लोपा। 700 ईसा पूर्व तक ये पहुंच गए हैं। ये दोनों की एक अपनी बड़ी प्रेम कहानी है। पांचाल जनपद उस समय उत्तरी भारत में वर्ण प्रभावी समुदाय शुरू हो चुका है, और हम कह सकते हैं कि वर्ण व्यवस्था यहाँ से शुरू हो गई है। प्रवाहन और लोपा की वार्ता है। वेदों को प्रवाहन ने कंठस्थ कर लिया है। प्रवाहन और लोपा न केवल एक दूसरे से प्रेम करते हैं अपितु ज्ञान को भी साझा करते हैं। इस समय प्रवाहन जो राजा का बेटा है, दासता और रनिवास की बात करता है। स्त्री व्यापार के कारण ज्ञानी प्रवाहन ब्राह्मण को ब्रह्म, इंद्र, वरुण, अंगिरा, वशिष्ठ, भृगु इत्यादि से घृणा करने की बात कहता है। वह कहता है
लोगों को दिव्य शक्ति में विश्वास बनाए रखने हेतु खर्चीले और हिंसक यज्ञ किए जाते हैं। ये सारे यज्ञ और धर्म राज्य का अवलंबन है। अगर इस धर्म को हटा दिया जाएगा तो राज्य जनता के हवाले चला जाएगा, राजा का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। प्रवाहन जो बहुत बड़े ऋषि हैं, राजपुत्र भी हैं, ज्ञानी भी हैं वेदों के, वो कहते हैं ईश्वर पर संदेह करने वालों की बुद्धि को कुंठित करने हेतु भ्रम उत्पन्न करना होता है। और प्रवाहन ने वह वैदिक शिक्षा प्राप्त की है और इस क्रम में प्रवाहन कहता है कि मुझे सब कुछ मालूम होने पर भी मैं अपने इस ब्राह्मण धर्म को आगे बढ़ा कर रहूँगा। छतविहीन व्यापार, जिसकी ऐसा व्यापार है जिसकी कभी हानि नहीं होती, यानी इसमें मुनाफा ही मुनाफा है, खर्चा कुछ नहीं करना पड़ता। जैसे गाँव में आज भी या बहुत से क्षेत्रों में रामायण पाठ के लिए वो आते हैं तो कुछ नहीं लाते हैं, वो आते हैं सब कुछ रामायण पाठ कराने वाले का है, यानी कि ये एक हानि विहीन व्यापार है। यज्ञ रूपी नाव मैंने शुरू की है जो आने वाले 2000 वर्षों तक चलेगी। प्रवाहन लोपा को ये कह रहा है कि मैंने यज्ञ परंपरा को जो हिंसा से अहिंसा की ओर बढ़ा दिया है और 2000 सालों तक ये आने वाली ब्राह्मण पीढ़ियों को बैठे बैठे भोजन देगी। ब्राह्मण और क्षत्रिय ऐश्वर्य को भोगते रहेंगे इस नाव पर सवार होकर। प्रवाहन द्वारा पुनर्जन्म का आविष्कार, वो कहता है कि मैंने पुनर्जन्म का आविष्कार भी कर दिया है, न केवल इस जन्म का परंतु आने वाले जन्मों का भी मैंने जाप्ता कर दिया है। इस मायाजाल जिससे मरकर भी पीछा नहीं छूटेगा, यानी कि जन्म विवाह और मृत्यु ही नहीं, मरकर भी आदमी ब्राह्मणवाद की छाया से मुक्त नहीं होता। मरने के बाद जो कर्मकांड किए जा रहे हैं आज भी, वो इस बात का सीधा सा संकेत है कि किस तरह से प्रवाहन ने 700 ईसा पूर्व यानी कि आज से लगभग 3000 साल पहले इस व्यवस्था को शुरू किया जिसे आज भी हम ढो रहे हैं, या जिससे हम आज भी आहत हैं, प्रताड़ित हैं, क्षुब्ध हैं। उससे पीछा नहीं छूटेगा। इसी से सामंतों, ब्राह्मणों और बनियों के पास अथाह संपत्ति संग्रहित होती रहेगी। प्रवाहन ने ये कहा है कि जन्म, विवाह और मृत्यु और मरने के बाद, यानी कि मरने के बाद भी जो कर्मकांड के लिए कपड़े वगैरह जो कुछ सामान है वो बनियों से लाया जाता है, ब्राह्मण उसको आगे चलाता है और सामंतवादी व्यवस्था उसका संग्रहण करती है, तो उसकी भी बात उसने कही है। ब्राह्मण कह रहा है कि धर्म की रोटी खाने वाले ब्राह्मणों से भी आगे निकल गया है तेरा प्रवाहन। लोपा को वह कह रहा है कि अब तक जो आर्य थे, ब्राह्मण शुरू हो गए हैं, वो धर्म की रोटी खाने वाले ब्राह्मण हैं, मैं उनसे भी आगे निकल गया हूँ, वर्ण व्यवस्था शुरू हो चुकी है। प्रवाहन का चेले याज्ञवल्क्य ने, यानी याज्ञवल्क्य स्मृति आपने पढ़ी होगी, तो प्रवाहन का खास जो चेला था याज्ञवल्क्य, उसने प्रवाहन की इस नीति को आगे बढ़ाया। याज्ञवल्क्य ने इसे आगे बढ़ा दिया। वह सिंधु से गंडक नदी तक प्रसिद्धि प्राप्त करता है। उसने गार्गी से ईश्वर के नाम पर छल किया। गार्गी लोपा की भतीजी है और गार्गी और याज्ञवल्क्य के बीच बड़ा शास्त्रार्थ होता है और इस शास्त्रार्थ के कारण जब याज्ञवल्क्य हारने वाले होते हैं तो वो गार्गी को डरा देते हैं और कहते हैं आगे प्रश्न किया तो तेरा सिर धड़ से अलग हो जाएगा, गिर जाएगा। यानी कि प्रश्न पूछने की परंपरा ब्राह्मणवाद ने बंद कर दी है। अपनी शुरुआत के साथ ही उसने प्रश्न नहीं किया जाए, तर्क नहीं किया जाए, ईश्वर पर प्रश्न या जो भी उनकी व्यवस्था उस व्यवस्था पर प्रश्न नहीं किया जाए, ये है, यहाँ से हम देख सकते हैं। लोपा व गार्गी का संवाद होता है। ब्रह्मवाद केवल मन की उड़ान या कलाबाजी नहीं है। लोपा अपनी भतीजी को समझाते हुए कहती है कि ब्रह्मवाद केवल मन की उड़ान या कलाबाजी नहीं, अपितु राज सत्ता और ब्राह्मण सत्ता की स्थापना के स्वार्थ से जुड़ा हुआ है। प्रजा की मशक्कत की कमाई को मुफ्त में खाने का एक तरीका है और प्रजा को इस जाल से बाहर कोई नहीं निकाल सकता। लोपा ये भी कह रही है कि ब्राह्मणवाद के जाल से प्रजा को कौन बाहर निकालेगा, कोई नहीं, लेकिन जब तक कि प्रजा खुद सचेत या जागरूक नहीं हो, दूसरा इसको बाहर नहीं निकाल सकता। यही कारण है आज भी हम देख पा रहे हैं कि इस मायाजाल में लोग क्यों फंसे हुए हैं, क्योंकि प्रवाहन ने ये व्यवस्था स्थापित की है और लोपा ये कह रही है कि इससे बाहर निकलने का एक ही उपाय है और वो जनता खुद जब तक जागरूक नहीं होगी तब तक ऐसा नहीं हो सकता है। इसके साथ ही प्रवाहन और लोपा की वार्ता में ये भी सामने आता है कि दास्ता और रनिवास, स्त्री व्यापार, ज्ञानी प्रवाहन, ब्राह्मण लोग, इन सब के बारे में वो कह रहा है और उसको आगे बढ़ा रहा है। ये वह क्षेत्र है जिसे हम पांचाल जनपद कह रहे हैं। ये जनपद पांचाल है, कुरु जनपद है, सूरसेन जनपद है, मत्स्य जनपद है, अवंती है, चेदी है, वेस्ता है, काशी है, मगध है, अंगरा अंग जनपद है, तमाम तरह के जनपद, कंबुज और गांधार है। ये इंडस वैली का क्षेत्र है जहाँ से बढ़कर ये कुरु और पांचाल गंगा नदी के आसपास पहुँच गई हैं। ये तस्वीर में याज्ञवल्क्य और गार्गी के संवाद की बात की, यज्ञ की बात की गई है।
यहाँ पर जो गार्गी और याज्ञवल्क्य का संवाद है, शास्त्रार्थ है, जिसमें याज्ञवल्क्य हार जाने वाले होते हैं और इसलिए उन्होंने गार्गी को डराकर वहाँ से भगा दिया है। ये पूरी जन्म, विवाह और मृत्यु की व्यवस्था को अभिव्यक्त कर रहा है कि किस तरह से जन्म में वह जन्म लेने पर जंजाल में आता है, विवाह होने पर जंजाल में फंसा रहता है और मृत्यु के बाद भी जो कंकाल आपको दिखाई दे रही है इस जंजाल से बाहर नहीं निकल पाता, जिसे ट्रेप और ब्राह्मणिज्म के नाम से जाना जाता है। साथियों, ये प्रवहन और लोपा का संवाद था जिसने बड़ी ही आसानी से उस समय की व्यवस्था को अभिव्यक्त किया है और जो बहुत हद तक आज 2023 में भी हमें देखने को मिलती है अगर हम थोड़ा सा विचार करेंगे। इस पुस्तक का नौवां पात्र है बंदुल मल। 460 ईसा पूर्व गौतम बुद्ध के आज समय के आसपास हम पहुंच चुके हैं। तक्षशिला से शिक्षा प्राप्त करके बंदुल और मल्लिका के बीच का वार्तालाप है और मित्र कौशलजन के प्रसेनजीत का निमंत्रण है। यानी कि बंदुल कौशलजन के राजा प्रसेनजीत के साथ तक्षशिला में शिक्षा प्राप्त करता है। प्रसेनजीत ने बंदुल को अपने राज्य में निमंत्रण दिया है, लेकिन बंदुल उनके राज्य में जाना नहीं चाहता है, वह अपनी कुशीनारा में ही रहना चाहता है। शिकार का आनंद लेते हैं। इस समय बुद्धकालीन गण व्यवस्था थी, पार्लियामेंट हुआ करती थी और जो भी चुनाव थे वो यहाँ पर 4 जो गण बाबा साहब अम्बेडकर ने भी बताए हैं उनमें 4 पूर्ण रूप से जनतांत्रिक गण थे और वहाँ पर लोगों के द्वारा ही सेनापति और सबका चयन किया जाता था। गण सभा में बंदुल को सेनापति का पद देने की बात कही गई। सब लोगों ने परीक्षा की बात कही। जब परीक्षा ली गई तो बंदुल के साथ धोखा हुआ। लकड़ी के गट्ठरों को काटने के लिए जब उसने तलवार चलाना शुरू किया तो 6 गट्ठर काटने के बाद उसे पता चला कि किसी ने लोहे की कीलें लगा दी हैं, उसकी तलवार टूट चुकी है और इसलिए उसने ये माना है कि शायद यहाँ के लोग मुझे पसंद नहीं करते, इसलिए मुझे कुशीनारा छोड़ना होगा। बंदुल कुशीनारा को छोड़ कौशल की राजधानी श्रावस्ती चले जाते हैं और प्रसेनजीत के पास। प्रसेनजीत उन्हें सेनापति बनाते हैं। लिच्छुओं को हराने के अलावा वो सारी शर्तें मान जाते हैं, परंतु यहाँ पर भी प्रसेनजीत को भड़का दिया गया और अंततः जो उप सेनापति के पद पर कार्यरत था उसी बंदुल को मृत्यु का सामना करना पड़ा। न केवल वह अपितु उसके परिवार को भी नष्ट कर दिया गया। श्रावस्ती उस समय जम्बू द्वीप का सबसे बड़ा नगर था। प्रसेनजीत के राज्य में उस समय साकेत यानी आज जिसे अयोध्या कहा गया, अयोध्या वाल्मीकि ने रामायण के माध्यम से प्रचलित किया है, अपितु अयोध्या का कोई नाम ही नामो निशान नहीं था पहली शताब्दी में। इस समय जब बात कर रहे बौद्ध साहित्य में तब अयोध्या का कोई नाम निशान नहीं था। साकेत उसे कहा जाता था। वाराणसी या बनारस शामिल थी। गौतम बुद्ध के अनात्मवाद की तरफ ब्राह्मणों का बड़ा समुदाय आकर्षित हुआ और 90% जो गौतम बुद्ध के अनुयायी थे वो ब्राह्मण वर्ण के लोग थे। वो सब बौद्ध भिक्षु बने। प्रसेनजीत व बंदुल दोनों की मल्लिकाएं बौद्ध उपासिकाएं बन गई। मित्रता में भेद उत्पन्न होने के कारण बंदुल का अंत हो गया। सच जानने पर प्रसेनजीत को पश्चाताप हुआ, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। प्रसेनजीत का भी अंत बुरा हुआ। इस समय की सामाजिक व्यवस्थाएं और दासता की पराकाष्ठा को भी इसमें चित्रित किया गया है। ये वह चित्र है जहाँ पर प्रसेनजीत पांचाल नरेश जो थे उनका राजा, कौशल नरेश प्रसेनजीत का राज था और यहाँ पर जो साकेत नगरी है व्यापार का मुख्य केंद्र था। बुद्ध और बहुत से ब्राह्मणों में शास्त्रार्थ होता है। सब ब्राह्मण पराजित होकर बुद्ध के अनुयायी फॉलोअर्स शिष्य बन जाते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं, अधीनता स्वीकार करते हैं और बौद्ध भिक्षुक बन के उनके साथ इसको आगे बढ़ाने में योगदान देते हैं। जब बुद्ध ने सब लोगों को इसमें शामिल करना शुरू कर दिया तो ब्राह्मण बौद्ध धर्म से पीछे हटने लगी। आगे चलकर ब्राह्मण शासक पुष्यमित्र शुंग ने बौद्धों का बड़े स्तर पर विनाश भी किया। साथियों, 10वां पाठ है, अध्याय है नागदत्त 335 ईसा पूर्व। तक्षशिला के विद्यार्थी हैं। एक का नाम है विष्णुगुप्त चाणक्य जो चंद्रगुप्त मौर्य का बाद में प्रधानमंत्री बना और दूसरे का नाम है नागदत्त कास्य। इन दोनों ने धर्म अधर्म की शिक्षा प्राप्त की, आपस में बातचीत कर रहे हैं। धर्म ने और धर्म पर वो कह रहे हैं नागदत्त कि धर्म ने गरीब व निर्बलों को दासों की कभी सुध नहीं ली है तो धर्म किस बात का। मगध पर इस समय नंद वंश का शासक था। गणों का उल्लेख किया गया है। दोनों का यही अंतिम वार्तालाप था। चाणक्य ने कहा कि उसके लिए जो आवश्यक है वही उचित है और इसलिए वह एक शक्तिशाली चक्रवर्ती सम्राट की तलाश में है और यह उसकी तलाश चंद्रगुप्त मौर्य के पास जाकर समाप्त हुई। नंद वंश का विनाश करके उसने चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य की स्थापना की।
इसी समय परसुपुरी नगरी में नागदंत व यूनान की महिला सोफिया के बीच भेंट होती है, लेकिन भाषा का अंतराल होता है। धीरे धीरे उसने भाषा सीखी और परिचय हुआ। एथेंस नगरी की दासी इस समय राजा के यहाँ दास थी, उसे दासता से स्वतंत्र किया गया। मकदूनिया के राजा फिलिप के हमले से विक्षिप्त सोफिया परसुपुरी आ पहुंची थी और इसलिए दार्शनिक नागदत्त ने तय किया है कि वह सोफिया को फिर से मकदूनिया यूनान पहुंचाएगा। मिट्टी से सोना पैदा करने वाले भूखे और नंगे रहते हैं और सोने का मिट्टी करने वाले मोह जुड़ाते हैं। ये ब्राह्मण धर्म पर नागदत्त का सबसे बड़ा चुनौती थी कि जो लोग मिट्टी से सोना पैदा कर रहे हैं वो दासों की तरह भूखे और नंगे रह रहे हैं, और जो सोने को मिट्टी में बदल देते हैं ऐसे लोग मोह जुड़ाते हैं। आज भी ये पूर्णतः सत्य है। सोफी व नाग, जो सोफिया शॉर्ट नेम सोफी और नागदत्त छोटा नाम नाग, यूनान के लिए रवाना होते हैं। वे फिलिप पुत्र सिकंदर के गुरु अरस्तु से उनकी मुलाकात होती है। अरस्तु का शिष्य सिकंदर उस समय विजय अभियान पर निकलता है और अंततः जब ये यूनान से वापस भारत लौट रहे होते हैं तो रास्ते में तूफान के कारण समुद्र में उनका जहाज डूब जाता है, और इसी के साथ सोफी और नाग दोनों एक दूसरे के प्रेम के वशीभूत यहीं समाप्त हो जाते हैं। दूसरी ओर विष्णुगुप्त चाणक्य शक्तिशाली मगध चक्रवर्ती की तलाश में लीन होता है। नंद वंश का विनाश करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना करता है। झेलम और चिनाब नदी के राजा पोरस से वापसी सिकंदर का अभियान शुरू हो गया है। 326 ईसा पूर्व हाइडेस्पिस का युद्ध होता है। राजा पुरु से वापस चला गया है, व्यास नदी को पार नहीं कर पाया है और उन्होंने यहाँ पर अपना एक अनुयायी छोड़ दिया है, जिसका युद्ध 323 में चंद्रगुप्त मौर्य के साथ हुआ। और इस 305 ईस्वी में जब चंद्रगुप्त मौर्य के साथ 305 में युद्ध हुआ तो उसी समय इंडिका पुस्तक लिखने वाला मैगस्थनीज और हाथी और बहुत से उन चंद्रगुप्त मौर्य को दान में मिले। साथियों, ये नागदत्त और चाणक्य के बीच का संवाद है धर्म पर, जिनकी अलग अलग राय है। सुकरात से मुलाकात है और यहाँ पर पुरु और सिकंदर के बीच युद्ध का जिक्र किया गया है, और यहाँ से सिकंदर अपने अभियान को वापस लेकर चला जाता है। ये 335 ईसा पूर्व का चलचित्र है। साथियों, 335 के बाद जो 11वां अध्याय है वह ईस्वी में आ चुका है। यहाँ प्रभा और अश्वघोष, महान दार्शनिक अश्वघोष और उसकी प्रेमिका प्रभा के बीच का वार्तालाप है। बुद्ध के समकालीन कौशल राज प्रसेनजीत की राजधानी श्रावस्ती का भाग है। सरयू नदी के तट पर बसा हुआ साकेत, यानी आज जिसे अयोध्या और राम जन्मभूमि कहा जा रहा है, बड़े जोर शोरों से उसकी हकीकत भी इसमें बयान की गई है। सरयू तट पर बसा साकेत यानी आज का अयोध्या नौवहन के साथ पूर्व व उत्तरापथ यानी पंजाब पथ पर एक बड़ा व्यापारिक केंद्र था। चाणक्य के शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध का विस्तार हिंदुकुश पर्वतमाला तक किया था, परंतु साकेत उस समय व्यापारिक केंद्र ही बना रहा। सम्राट अशोक महान ने मगध की पराकाष्ठा को उच्चतम स्तर पर पहुंचाया। मौर्य वंश का विनाश करने वाला धोखेबाज ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने अपने स्वामी की धोखे से हत्या कर दी और पहली बार 50 ईस्वी में यहाँ पर साकेत को उसने राजधानी बनाया। इसी के शासनकाल में आश्रित कवि वाल्मीकि था। इस वाल्मीकि ने लेखन कला में इस बार रामायण लिखी और ये अपनी रामायण के माध्यम से साकेत को उसने अयोध्या के नाम से प्रचारित किया, और पुष्यमित्र या अग्निमित्र को राम के रूप में उसने प्रशंसा की। जैसे कालिदास ने रघुवंश व कुमार संभव में रघु कुमार की बात की है, प्रशंसा की, उसी तरह से वाल्मीकि ने रामायण में पुष्यमित्र संग को राम के रूप में चित्रित करके उसकी प्रशंसा की। साकेत को अयोध्या नगरी के रूप में प्रचारित किया। यहाँ से यह अयोध्या शब्द अस्तित्व में आता है। पंजाब के राजा मीनांदर ने साकेत पर भी घेरा डाला था। इसके पूर्णतः प्रमाण मिलते हैं। सुगवंश के पुरोहित ब्राह्मण पतंजलि के विवेचन में भी ये स्पष्ट है कि ये साकेत नगरी थी। 200 साल पीछे के इतिहास में ये तस्वीर और ज़्यादा स्पष्ट हो जाती है। खैर, सरयू तट पर बसंत उत्सव होता था और उस समय युवा तरुण और तरुणियाँ अपने जीवन साथी का भी चयन करते थे। प्रभा और अश्वघोष की मुलाकात होती है। उर्वशी वियोग का पहला भारतीय नाटक इसी समय रचा गया और यहाँ पर इस नाटक को अश्वघोष ने लिखा, जो उसके जीवन में हकीकत में बदल गया। विवाह में ब्राह्मण कुल की बड़ी बाधा हुई। अश्वघोष इस बात से बहुत नाराज थे और ये सच्चा वियोग उन्हें इस कारण सामना करना पड़ा। शूद्र चांडाल दासों का जिक्र अश्वघोष ने किया है। ब्राह्मण धर्म को मानने से अश्वघोष ने इनकार कर दिया और अंततः उन्होंने बौद्ध धर्म की स्वीकारोक्ति प्राप्त की।
ब्राह्मण धर्म के लिए वो कहते हैं कि ब्राह्मण धर्म आत्मा को नित्य ध्रुव और शाश्वत मानता है, जबकि बुद्ध इसे नित्य ध्रुव शाश्वत नहीं मानता है। बहुत से लोग वर्तमान में भी हमारे साथी प्रोफेसर ब्राह्मण और बुद्ध धर्म को एक बताने की कोशिश करते हैं, पर ये कतई एक नहीं है। एक धर्म है, एक धम्म है, दोनों एक दिन है, एक रात है, दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है। चंद्रगुप्त मौर्य का बड़ा अच्छा शासन था। उसके पोते सम्राट अशोक ने अपनी प्रसिद्धि को स्थापित किया, बहुत से शिलालेख और अभिलेख लिखवाए, उनके अभी भी प्रमाण हैं। तमाम तरह के अशोक स्तंभ और ये सब चीज़ें, एकमात्र शूद्र राजा पूरी भारतीय इतिहास में, जिसको दास्ता का स्वर्णकाल भी कहा जाता है। वृहदत्त, इसी के पोते वृहदत्त की पुष्यमित्र शुंग ने धोखे से हत्या कर दी। हत्या करने के इसी समय वह राजा बन गया, पहला ब्राह्मण राजा जो इतिहास का प्रामाणिक राजा है। यहाँ पर वाल्मीकि के द्वारा रामायण लिखी गई और अयोध्या नगरी और तमाम तरह की जो कल्पनाएं थी, उन कपोल कल्पनाओं को साकार रूप दिया गया। यहाँ पर अश्वघोष बुद्धिस्ट, जिसने उस समय की हकीकत को अपने ग्रंथों में बयान किया है। ये साथियों वोल्गा से गंगा तक का 11वां अध्याय था। वोल्गा से गंगा इस पुस्तक का 12वां अध्याय सुपर्ण योद्धे 420 ईस्वी की बात कह रहा है, जो बुद्ध से 800 साल बाद है। सुपर्ण योद्धे यहाँ पर राहुल सांस्कृतायन अपने वंश के बारे में लिखते हैं, किस तरह से भेदभाव किया गया, परंतु उन्हें मालूम हुआ कि उनका वंश ब्राह्मणों से भी बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ है। अभी भी वर्ण व्यवस्था विभाजित थी, जो क्रम पर आधारित व्यवस्था धीरे धीरे जन्म में परिवर्तित हो रही थी। सतलज और यमुना के बीच स्वामी और उनकी बात हुआ है। ग्रंथों के लेखन और चालबाजियों पर भी यहाँ पर विचार किया गया है। साथ ही इस पुस्तक का 13वां अध्याय द्रुमुक या बाणभट्ट 630 ईस्वी हर्षवर्धन के समय हम आ गए हैं। हर्षवर्धन का शासनकाल था। चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधि विक्रमादित्य की उपाधि को उसने भी स्वीकार कर ली, यानी विक्रमादित्य जो चंद्रगुप्त द्वितीय ने शुरू की थी, वो उपाधि आगे से आगे बढ़ती रही। विक्रम का स्वभाव दूसरों को सताने का और परेशान करने का है। राज्यवर्धन की धोखे से हत्या की गई। हर 5वें साल अधिशेष राजकोष का ब्राह्मणों और श्रमणों को हर्षवर्धन दान करता था, जिस पर बाणभट्ट ने प्रश्न चिन्ह उठाया और कई बार उसको कहा कि अगर ऐसा ही दान वो दासों का करें तो निसंदेह पुण्य होगा, परंतु वो ब्राह्मणों के वशीभूत पाप करने में ज़्यादा विश्वास करते थे। हर्ष का विचार है कि ब्राह्मण बाणभट्ट के द्वारा कादम्बरी, नागानंद रत्नावली और प्रियदर्शिका में मेरे बारे में अतिशयोक्तिपूर्ण लिखा गया है, जो मेरा नहीं है। हर्ष चरित के लिए भी मैंने उसको पटरारा है। लेकिन कवि बाणभट्ट का कहना है, हिंदू धर्म की जड़ गुप्त वंश है। यहीं मंदिरों के निर्माण का कार्य शुरू हुआ और यहीं से ब्राह्मणवाद को स्थायित्व मिला। ब्राह्मणों व राजाओं से बढ़कर दुनिया में कोई पाखंडी और दुष्ट नहीं हो सकता है। इन्होंने विधवा विवाह का विरोध किया। जब बाण ने कहा कि विधवा पुनर्विवाह को अनुमति मिली तो इन्होंने प्रतिरोध किया। ब्राह्मण लोग स्त्रियों को जलाना महापुण्य बताते हैं। आत्महत्या को व केदार खंड में बर्फ में गलने को पुण्य मानते हैं। मैं कटु सत्यभाषी हूँ, इसलिए मुझे दूसरे ब्राह्मण दुर्मुख कहते हैं। नालंदा श्रेष्ठ सिंह धर्म कीर्ति की जिक्र किया गया है कि नालंदा के जो शिक्षक हैं वो बुद्धि के ऊपर कहते हैं कि सिंह धर्म कीर्ति कहते हैं, बुद्धि के ऊपर पोथी को रखना, संसार करता ईश्वर को मानना, स्नान धर्म की इच्छा करना, जन्म जाति का अभिमान बनाए रखना, पाप नाश हेतु शरीर संताप्त करना, ये पांचों ही मूर्खता और जड़ता के निशान हैं। बाण कहते हैं कि एक बार वो असम कामरूप के राजा व बाण के बीच का संवाद बोधित्व में भी दास्ता कैसे है, ये प्रश्न उन्होंने कामरूप के राजा से किया है। ब्राह्मणों के धर्म से मुझे नफरत है, यह लोगों को कायर बनाता है। जिस दिन ये धर्म इस देश से उठ जाएगा, उसी दिन पृथ्वी से एक भारी कलंक उठ जाएगा। इस धर्म ने भारत जन के मनुष्य को छोटी बड़ी जातियों में इस तरह बांट दिया कि कोई अपने से नीचे वाले को मिलने देने के लिए तैयार नहीं है। इनका धर्म और ज्ञान हमारे देश पर राहु और केतु की छाया बना हुआ है। ये दुर्मुख कवि बाणभट्ट ने स्पष्ट रूप से अपने ग्रंथों में लिखा है। ये चलचित्र है राजा का, जिसे हर्षवर्धन कहा जाता है। ये चलचित्र है कवि बाणभट्ट का, जिसने कादम्बरी, हर्षचरित, नागानंद और रत्नावली लिखी। साथियों मौका मिले तो जरूर पढ़ना। ये कटुभाषी दुर्मुख के द्वारा लिखा गया सत्य है, जो उस समय की राज व्यवस्थाओं का जिक्र कर रहा है कि कैसे थे लोग। 1200 ईस्वी चक्रपाणी का जिक्र किया गया है 14वें अध्याय में। भारत का प्रसिद्ध व समृद्ध नगर उस समय कन्नौज हुआ करता था, कौनिब्यूज जिसे कहा जाता था। हर्ष से अब तक भारतीय दिलो दिमाग में कूपमंडलता बढ़ गई है, राहुल सांस्कृतिक का ये कहना है।
हर्ष के समय अरब में उदित नए इस्लाम धर्म के संस्थापक की मृत्यु जो 622 में हुई, उसकी मृत्यु के 200 साल के बाद ही धर्म नामक पताका पामीर के पठार तक पहुंच गई थी। अरब इस्लाम का हर्ष की मृत्यु के 100 साल के भीतर ही सिंध तक विस्तार हो चुका था, यानी कि इस्लाम का भारत में हस्तक्षेप 712 यानी 8वीं शताब्दी में पहली बार मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा हमला करना, सोमनाथ और बनारस तक इस्लामी तलवार अपने पैर पसार चुकी थी, अपना जलवा दिखा चुकी थी और आने वाला बड़ा संकट था धर्म का संकट। वृद्ध महाराज जो जयचंद्र था वो भगवान भरोसे रनिवास में 16,000 सुंदरियों के साथ नग्न नाच कर रहा था। नग्न नाच का वो राजपाट कर रहा था। वह जयचंद्र की वस्तु स्थिति का जिक्र किया गया है। राजा जयचंद और उसका कवि चक्रवर्ती नागार्जुन दर्शन पर जब बात की गई तो नागार्जुन कह रहे हैं, पाप पुण्य आचार दुराचार कल्पनाएं हैं, स्वर्ग और नरक बंधन मोक्ष बालकों के भ्रम हैं, देवी और देव की लोकेतर कल्पना एक मिथ्या है। इसलिए राजा जयचंद्र आनंद भोग में विलास में लीन था और उसे आने वाले इस्लामी खतरे का कोई एहसास नहीं था जो मोहम्मद गोरी के रूप में निकटतम था। हरिश्चंद्र व वेदराज चक्रपाणी का वार्तालाप, पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता की प्रेम कथा का जिक्र, तुर्कों के आक्रमण का खतरा, तुर्क हमले, आपसी फूट, चक्रपाणी का हिंदू राज बचाने की लालसा थी। वो कह रहे हैं कि किस तरह से लोग यहाँ आपस में बटे हुए हैं। कुछ लोग जिनको गुर्जर, राजपूत, क्षत्रिय कहा जाता है, जो विवाह के माध्यम से मुगल तुर्कों से संबंध स्थापित कर रहे हैं या एक दूसरे से संबंध स्थापित कर रहे हैं, वो आपस में बटे हुए हैं। ये वह चित्र है जो कन्नौज के राजा को अभिव्यक्त कर रहा है, उसके राजपाट को अभिव्यक्त कर रहा है, उसकी लालसा को अभिव्यक्त कर रहा है। साथियों, राहुल सांस्कृत्यायन की इस पुस्तक का 15वां अध्याय है बाबा नूरुद्दीन। 1300 ईस्वी के आसपास हम बात कर रहे हैं। हिंद की स्वतंत्र खिलजी शासक इस समय पहुंच गए हैं। सल्तनत जहां पनाह के अधीन है। मंगोल तूफान से हिंद ने सेना को बचाया है, हिंद सेना ने उसे बचाया है। काफिरों को, हिंदुओं को काफिर कहा गया है। काफिरों को कुफ्र की रस्म अदा करने दे, किसानों का परेशानी नहीं कहो। हिंद की स्थायी शासन के लिए लोगों को सुखी रखना अपरिहार्य है और इसलिए अब तक का जो शासन था इसमें बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला। हिंदू शासन से अलग जो सल्तनत का शासन आया तो लोगों के जो दीन दुख थे वो कम हो गए। इसका मतलब ये नहीं है कि वो मुस्लिम धर्म की वजह से हुआ है, अभी तो शासक बदलने से क्रांति हुई। क्रांति आने से जो आम लोगों का जीवन था उसने में इस्लाम की प्रचार करने के लिए एक शिथिलता प्रदान की गई, जिसकी वजह से मंगल चौधरी और पंडित के बीच अलाउद्दीन खिलजी की सल्तनत के बारे में जो बातचीत हुई है वो स्पष्ट बयां करती है कि उस समय का जो पंचायती व्यवस्था, ऋण व्यवस्था, भूमि व्यवस्था, लगान व्यवस्था कैसी थी, लोगों के पास क्या था, इनके बारे में बाबा नूरुद्दीन की फ़कीर से बात और हरियाणा की समृद्धि का जिक्र किया गया है। उस समय जो बाबा नूरुद्दीन की बातचीत हुई वह हाल बयां करती है। 16वां अध्याय सुरैया बेगम और कमल के बीच प्रेम कथा का है। ये 1600 ईस्वी की बात है। अकबर के शासनकाल में हम आ चुके हैं। अकबर के शासनकाल में कमल और सुरैया के प्रेमालाप का मिलन है। सुरैया जो कि मुसलमान अबुल फजल की बेटी है और कमल जो कि हिंदू टोडरमल का बेटा है। ये गंगा जमुना संस्कृति की तहजीब की बात आपने सुनी होगी। यह इनके बीच मिलन और धार्मिक सौहार्द और वैमनस्य की दूरी का प्रतीक है। जलाल यानी कि अकबर, बीरबल और टोडरमल का वार्तालाप होता है। बीरबल का हिंदू मुस्लिम के सवाल पर ये कहना कि हिंदू को मुसलमान है, मुसलमान को हिंदू बनाना कैसा है और हिंदू मुसलमान के बीच प्रेम कैसा है, इस पर वो कहते हैं कि मुल्ले यानी मौलवी मुसलमानों के, पंडे यानी कि हिंदू धर्म के ठेकेदार, वो आम आदमी की तरह या अपनी तरह नहीं सोचते हैं। हंस का जोड़ा आनंद और विपदा में हमेशा साथी रहता है, ये बात उन्हें समझ में नहीं आती। कमल और सुरैया वेनिस और फ्लोरेंस का जिक्र करते हैं, घूमने जाते हैं परंतु वापसी में समुद्र में विलय हो जाते हैं। उनका जहाज डूब जाता है, समुद्री लुटेरों के द्वारा लूट लिया जाता है और वो अपनी मृत्यु तक साथ रहते हैं। साथियों, 1800 ईस्वी में यहाँ 17वां अध्याय रेखा भगत का है। कार्तिक पूर्णिमा का अवसर है। गंडक और नारायण स्नान किया जा रहा है। रेखा भाई व भोला भाई की बातचीत होती है। उस समय की सामंती प्रथा के अवगुण और अंग्रेजों के आने के बाद जो जमींदारी व्यवस्था है और जो तालुकेदारी व्यवस्था है उसके अवगुणों की बात कर रहे हैं। रेखा भाई भोला भाई कर रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि रामपुर का मुंशी हमारा मालिक कैसे हो गया, यानी कि उस शोषण को बता रहा है कि एक
ऊपर की तरफ अंग्रेज़ों का शासन था, उसके नीचे ब्राह्मणों का शासन था, भट्ट का शासन था, पुरोहितों का शासन था, या जिन्हें हम सरकारी नौकर कहें, अंग्रेज़ों के सरकारी नौकर, उनका शासन था। जो पढ़े लिखे थे उस समय पूरा ब्राह्मण बनिया कॉम्बो था, जो 99% अंग्रेज़ों का गुलाम या क्लर्क या बाबू था। और जो सामंतों के रूप में, टैक्स कलेक्शन के रूप में और पटवारी के रूप में, कुलकर्णी के रूप में भारत के लोगों का खून चूस रहा था, वह समुदाय था जिसने बड़े स्तर पर भारत का खून चूसा। एक तरफ वो अंग्रेज़ों का राज स्थापित कर रहे थे अंग्रेज़ों के साथ मिलकर, और दूसरी तरफ यहाँ के लोगों को भड़का रहे थे अंग्रेजी राज के खिलाफ। दोनों में ही उनका 2 गुना नहीं 4 गुना फ़ायदा था। ये बात की उन्होंने। 200 फिरंगी डाकुओं की जमात का नाम कंपनी है। खेत गया, गांव गया, पंचायत गई, मालिकी गई, जमींदारी गई, चौकीदारी गई, क्या क्या उनका जा सब कुछ चला गया। क्लाइव हेस्टिंग का जिक्र किया गया, जब दीवान और मालिक ने रेखा की पत्नी मंगरी के साथ लगान के लिए अन्याय किया, अमानवीय बर्ताव किया, जिससे दुखी होकर रेखा भाई ने अपने जो कच्चा झोंपड़ा था उसको आग लगा दी और मालिक तथा दीवान मुंशी रामपुर के मुंशी की हत्या कर दी और घर को भी आग लगा दी। ये रेखा भगत के द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य में ब्रिटिश शासनकाल के दौरान, फिरंगी हुकूमत के दौरान, जो मीडिएटर लोगों का, भारतीय लोगों का, यानी अंग्रेज दुश्मन नहीं थे, अंग्रेज़ों के अधीन रहने वाले उनसे बड़े दुश्मन थे। अंग्रेज़ तो दुश्मन थे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन फिरंगियों का साथ देने वाले सबसे बड़े दुश्मन थे। ये वो बताना चाह रहे हैं। रेखा भगत के जिक्र से इसको हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ये 1857 की क्रांति का समय था और मंगल सिंह की बात कही गई है। यहाँ साथियों 1857 क्रांति के नायक के रूप में मंगल सिंह को कम बताया गया है, अपितु दूसरा कारण है। मंगल सिंह ब्रिटेन में पढ़ता है, एनी के साथ उसकी बातचीत हुई है। बनारस हिंदुओं का वह रोम बताता है। 1827 में मंगल ने कहा कि उसकी माँ विधवा हो चुकी है। हिंदू ब्राह्मण पंडे उसको जलाना चाहते हैं, लेकिन सौभाग्य से वो बच गई है। ये उनके लिए एक बड़ा वरदान था। पादरी की मदद से मंगल ने कैम्ब्रिज में शिक्षा प्राप्त की। पादरी ने विधवा को जलाने से बचाया और मार्क्स से भी मंगल की बातचीत हुई है। ईसाई व हिंदू धर्म में महिला की दास्ता पर भी एनी और मंगल के बीच बड़ी बातचीत हुई है। 1857 क्रांति में एक धोखा हुआ है। 10 मई को मंगल पांडे को ईश्वरचंद पांडे को भेजना दिल्ली था, लेकिन पश्चिम की पूर्व दिशा की ओर भेजा गया। 1000 लोगों के साथ वह टुकड़ी के साथ गया। अंततः वह शहीद हो गया और 1857 की क्रांति असफल हो गई। इस पुस्तक का 19वां और सेकेंड लास्ट चैप्टर है बैरिस्टर सफदर जंग 1922 ईस्वी का। ये एक बैरिस्टर है। बैरिस्टर और सकीना विलायती खाने की बात की गई है। शंकर और बैरिस्टर दोनों बड़े अच्छे दोस्त हैं। कुछ वर्षों पहले, पीढ़ियों पहले, 4-5 पीढ़ियों पहले वो एक ही परिवार के थे, लेकिन धीरे धीरे जो व्यवस्था में बदलाव आया उसके परिणाम स्वरूप जो बैरिस्टर था वह एक मुसलमान बन गया और शंकर हिंदू बन गया। दोस्त समान पूर्वज वाले अलग अलग हो गए, परंतु दोस्ती में कोई कमी नहीं आई। भारत का तत्कालीन राजनीतिक घटनाक्रम और गांधी का जिक्र किया गया है। उस समय ऐसे युग आंदोलन चल रहा होता है। क्रांति की लड़ाई वही लड़ सकता है जिसके पास हारने के लिए कम से कम चीज़ें हो, क्योंकि ज़्यादा चीज़ वालों को खोने का डर रहता है। इसलिए मार्क्स ने भी कहा है, दुनिया के मजदूर एक हो जाओ, खोने के लिए हाथों की बेड़ियां हैं। यहाँ पर शंकर और सफदरजंग जंग बात कर रहे हैं कि क्रांति का शक्ति का स्रोत सिर्फ जनता है, गांधी नहीं है। गांधी ने आंदोलन रोक दिया है, लेकिन गांधी अकेला क्रांति नहीं कर सकता, ये गांधी अच्छी तरह से जानता है। इसलिए गांधी ने जनता के साथ धोखा किया है। इस पुस्तक का अंतिम अध्याय है गंगा तट के किनारे 1942 भारत छोड़ो आंदोलन का समय, और सुमेर और ओझा, एक दलित के बीच, एक चमार के बीच और एक ब्राह्मण के बीच बड़ी वार्ता है, और ये वार्ता झकझोर देने वाली है। सुमेर पटना में एमए का छात्र है, भारत छोड़ो आंदोलन में सहभागी है। गंगा घाट पर युवा और वृद्ध की वार्ता है। साधारण चमार जाति के सुमेर व ओझा के बीच गंभीर वार्ता होती है। इससे पहले सुमेर समझा देना चाहता है ओझा जी को कि ओझा को अपने विचार बताते हुए सुमेर ने कहा कि वह हरिजन शब्द से घृणा करता है। हरिजन पत्र को भारत को अंधकार की ओर धकेलने वाला वह मानता है। गांधी को वह मेरी जाति का सबसे बड़ा दुश्मन मानता हूँ। हिंदुओं के बाद हमारा सबसे बड़ा दुश्मन यदि कोई है तो वो हरि है, विष्णु है, ईश्वर है। हरि के नाम पर शताब्दियों से हमारे साथ अमानवीय पशुता का व्यवहार किया गया है, परंतु हरि ने कभी हमारा साथ नहीं दिया है। मैं अंबेडकर को भी नहीं मानता, उसका रास्ता अछूत कांग्रेसी हिंदुओं से अलग नहीं है। मैं चाहता हूँ कि शोषण पूरी तरह से समाप्त होना चाहिए।
गांधी खादी व उद्योगपतियों को की मिलीभगत का जिक्र, सेठों को देश की संपत्ति का नहीं अपनी संपत्ति की परवाह है, भगवान को भी भेंट इसलिए चढ़ाते हैं कि उनके दरबार पर शुभ और लाभ लिखा होता है। सुमेर और ओझाजी के बीच जो वार्तालाप है, तत्कालीन जो सामाजिक व्यवस्था में जो शोषण था, जो अव्यवस्था थी, जो एक तरह से हम कह सकते हैं कि खून पीने की जो परंपरा थी, उस परंपरा को वस्तु स्थिति का चित्रण कर रहा है। गांधी वर्ण व्यवस्था की मरण व्यवस्था का समर्थन कर रहे हैं। यहाँ सुमीर कह रहा है कि वह वर्ण व्यवस्था नहीं, मरण व्यवस्था का समर्थन कर रहे हैं। पुरोहितों की दुकानों से हमें दिमागी गुलाम बनाने का समर्थन कर रहे हैं। वोल्गा व गंगा तट का खून मिश्रित हो गया है, परंतु पुराण पंथी था कि शोषक व गांधी जैसे पोषक के रहते एकता नहीं हो सकती है। ओझाजी साम्यवाद व धर्म पर विस्तार से वार्ता की गई, विविधता की वार्ता की गई, लेकिन कुछ ही देर में तारपीड़ों का सुमेर ने नेतृत्व किया। उसका तारपीड़ों जापानी तारपीड़ों से भिड़ गया और इसी के साथ जो सुमेर था वो शहीद हो गया। साथ ही ये था किताब घर का पिटारा, जिसमें 5वीं पुस्तक वोल्गा से गंगा हम लोगों ने साझा की है। और इसी के साथ आज किताब घर का पिटारा बंद होता है। अगले पिटारे में अगली पुस्तक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।